हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको मालूम है कि कल की डेट में एग्ज़ाम आपका हुआ था आईआईटी का, तो मैंने सेकेंड ईयर का वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि सवाल पूछे गए थे एग्ज़ाम में। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि क्वेश्चन बन नहीं पाए और कुछ छात्रों ने क्वेश्चन भी नहीं बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की डेट में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन का लेके आ चुका हूँ, जो कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पूरा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन छात्रों के लिए तो आसानी होगा जो छात्र एग्जाम दे के चले आए, लेकिन जो छात्र अभी तक एग्जाम नहीं देने गए हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि कल के डेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है नाक कवच का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाक कवच का उपयोग किया जाता है। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट के में चोट हो। उसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि किस विधि का हम प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नेल्स की भुजा ऊपर पीछे दबाए विधि, ये आपका उपयोग करना चाहिए और ये ज़्यादातर प्रचलित भी है। तो ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन की पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना, वह बुलाने पर कोई भी आंसर न देना, ये कोमा का सबसे बड़ा लक्षण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। जाली छेनी का या क्रॉस छेनी का या अर्धवृत्ताकार छेनी का या हीरा पॉइंट छेनी का। इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि हीरा पॉइंट छेनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नौच का प्रयोग किया जाता है। भी नौच का या तिरछा नौच का या वर्गाकार नौच का या सीधा नौच का। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। बहुत सारे छात्र इसको मार के आए हैं बी, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। जितने भी छात्र एग्जाम देने जाएंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे क्वेश्चनों को रट के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए इसका जो रीजन होता है वो शाखाओं में वृद्धि, ये सबसे बड़ा रीजन होता है, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम का दोस्तों कितना होता है? ये आपका 2.5 वोल्ट होता है। इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल का आपका 1.5 ही होता है, लेकिन लिथियम की बात करें तो इसमें जो आपका होता है 2.5 होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। उसमें या प्रकाशीय या चुंबकीय या रासायनिक। द्रवों में विद्युत प्रवाहित होना दोस्तों ये जो आपका आता है रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आता है, जिसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया। तो जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार के हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। जस्ता का, कार्बन का, तांबा का या लिथियम का। इसमें प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है कार्बन का, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मार के आए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है।
फेराड रिले को या ओस्मियर रिले को या आवेग रिले को या ड्राई रीड रिले को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था और इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आवेग रिले। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मार के आए उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। जो फ्लेक्सिबल तार होते हैं, लचकदार तार होते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, तो ये किस कारण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका होता है, जो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन होता है उसके द्वारा होता है, क्योंकि उसमें खंभों की जो संख्या होती है काफ़ी दूरी दूरी पे होती है, इसलिए उसमें क्या होता है, लचीला हो जाता है। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार के आए उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईटीआई के जो छात्र एग्जाम देने गए थे उन्हीं के बताए के अनुसार ये आपका क्वेश्चन कवर किया गया, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है। पहले तो आप एमसीबी का पूरा नाम जान लीजिए, और एक और आपका होता है ईएलसीबी होता है, और एक और होता है आरसीबी, और एक और होता है सीबी होता है। बहुत सारे आपका सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमसीबी के द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। इसका कार्य होता है दोस्तों अति भार को बचाना, मतलब कि ज़्यादा भार से, लोड से बचाना कह सकते हैं, अति भार वही मतलब हुआ। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि AWG, ए जो यहाँ पर लिखा गया और डब्ल्यू जो जी यहाँ पर लिखा गया, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अमेरिकन वायर गेज, जो कि एक आपका होता है SWG, जो कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। उसी तरह यहाँ पर AWG होता है अमेरिकन वायर गेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों को। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि ऊर्जा मापी के नाम से जाना जाता है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। जो मेगर होता है दोस्तों, उससे क्या परीक्षण किया जाता है। तो देखिए कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी आई में लिख लीजिएगा, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका जब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आईटीआई का एग्जाम हो रहा है, 2 बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। गीजर का, लोकोमोटिव का, या हेलोजन लैंप का, या वातानुकूलक का। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं गीजर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, और जितने भी छात्र ए ऑप्शन मार के आए उनका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा गया है कि देवदीप मापन तीव्रता की एसआई क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो एसआई होता है दोस्तों, वो कैंडला होता है, ध्यान रखिएगा, या प्रदीप्ति भी कह सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा गया है कि एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो संचालित किए जाते हैं ये किसी भी स्थिति में संचालित किए जा सकते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर में, झुका हुआ, या क्षैतिज में, कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंडलित जो कुंडली है उसको लैंप का मुख्य भाग क्या है। इसका मुख्य भाग क्या होता है। इसका मुख्य भाग होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं उच्च प्रकाश उत्पादन, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था आईटीआई छात्रों के लिए। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर या आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं, यदि आपको पता नहीं है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा सत्या एक्सीलेंट। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उसके
और बाद में आपको उसका आंसर की बता रहा हूँ। उसमें मैंने डेट भी डाला है, हर एक वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा किस डेट का यहाँ पर पेपर है। और सबसे बड़ी बात आईटीआई के छात्रों के लिए जिनको ये नहीं पता है कि आईटीआई का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बशर्ते आप ध्यान रखिएगा, आईटीआई के उन छात्रों का अभी तक जारी नहीं किया गया जिनका जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिन या 4 दिन पहले एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उनका अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो जो आईटीआई के छात्र हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार जो आपकी एग्ज़ाम होने वाले वो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले, तो सीबीटी एग्ज़ाम में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपके आईटीआई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।